संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। संधान के इस व्याख्यानमाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं इस साल कि हमने ये व्याख्यान जो हैं रचनाओं को केंद्र में रखकर रखे हैं और आज की जो रचना है वह छायावाद की एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है आंसू। आंसू पर आज का यह एपिसोड केंद्रित है और आंसू एक ऐसी रचना है कि जो किसी न किसी रूप में हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। आंसू जयशंकर प्रसाद ही नहीं बल्कि छायावाद की एक विशिष्ट रचना है। इसका प्रकाशन जो है 1925 में पहला संस्करण हुआ था जिसमें 126 पद थे। 1933 में प्रसाद जी ने दूसरा संस्करण निकाला जिसमें उन्होंने लगभग 65 छंद और जोड़े। कुल छंदों की संख्या 190 के करीब हो गई। दूसरे संस्करण में किया ये प्रसाद जी ने कि छंदों के क्रम में कुछ परिवर्तन किया और ये परिवर्तन इसलिए किया कि आंसू के पद जो स्वतंत्र थे, मुक्तक थे, मुक्त रूप से थे, उनमें एक कथात्मकता आ जाए, एक सूत्र में बंधे, एक कथा बने। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दूसरे संस्करण में किस प्रकार पदों में परिवर्तन किया और जब इस परिवर्तन के द्वारा एक कथात्मक स्वरूप आंसू का सामने आता है तब हम पाते हैं कि आंसू जो है वह एक प्रणय कथा बन जाती है और एक प्रणय व्यथा भी बन जाती है। और इस प्रणय और प्रणय व्यथा, कथा और व्यथा के बीच में यदि कोई पात्र है तो एकमात्र पात्र है और वह है स्वयं कवि। इस कथा के बारे में कुछ कहने से पहले कि 1932 में हंस का आत्मकथात्मक अंक प्रकाशित हुआ था और उसमें प्रेमचंद ने जो है अलग अलग लोगों से, सभी लोगों से अपने बारे में, अपनी आत्मकथा के बारे में कुछ लेख मांगे थे। जयशंकर प्रसाद से भी उन्होंने आग्रह किया था और इस आग्रह पर जो है जयशंकर प्रसाद ने कुछ पंक्तियां लिखकर जो प्रेमचंद को दी थी इस अंक में प्रकाशन होने के लिए, वो कुछ इस प्रकार थी कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर गई पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले और अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं और भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, और सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। ये एक आत्मकथात्मक और इसमें कुछ पद आंसू में भी हैं। इसमें ये पता चलता है कि कोई वेदना है, कोई है जो कवि के जीवन में आता है और आने के बाद फिर वो चला जाता है और ये जाना ऐसा है कि फिर कभी लौटकर ना आने वाला जाना है। उसके साथ बिताए गए मधुर क्षण, उसके साथ की क्रीड़ाएँ, वे सब आज कवि को फिर से स्मृति आती हैं, याद आती हैं, जिसके कारण कवि
व्यथित होता है, दुखी होता है। अगर 190 पदों के पद संख्या को ध्यान में रखें और उनका विषयवार अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि शुरुआत के प्रारंभिक 4-5 पदों में जो है वो कवि के दुखी मन है और उस मन का आडोलन और बिडोलन है, जहाँ कवि कहता है कि बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। 7 से 25 छंदों में हम देखें तो पूर्व प्रणय की स्मृति एवं हृदय की व्याकुलता का परिचय मिलता है। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम पूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। बिजली माला पहने फिर मुस्क्याता सा आंगन में, है कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। इसके बाद 53 से 59 छंदों के बीच में प्रियतमा के साथ भोगे हुए अभिसार का वर्णन कवि करता है। सोएगा कभी ना वैसा फिर मिलन कुंज में मेरे, चांदनी शिथिल अलसाई सुख के सपने से मेरे। यानी जिस प्रकार का अभिसार कवि ने किया था उसे लगता है कि अब दोबारा जीवन में इस प्रकार का अभिसार या उसका मिलन नहीं हो सकता है। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। और इसके बाद के पदों को क्रम आप देख रहे हैं कि 60 से लेकर 79 तक जो पद हैं उसमें प्रणय की कथा का विकास देखने को मिलता है। 80 से 85 पदों के बीच में करुण प्रणय की स्मृति है। 86 से लेकर 104 पदों तक अपने दुर्भाग्य को कवि जो है कोसता है। 105 से लेकर 120 पदों तक जो है उपालंब या नियति जिसको कहते हैं उसको कवि कहता है। और 121 से लेकर 1 से 29 तक शांति का आवाहन कवि करता है। 130 से 146 तक के पद जो हैं वेदना की प्रशस्ति कवि करता है। और 147 से 63 तक प्रेम की प्रशस्ति करता है। 164 से 176 तक आंसू की प्रशस्ति कवि करता है। और 77 से लेकर 190 तक के पदों में अंतिम चरण में वेदना की विश्वव्याप्ति कैसे होती है इसके बारे में कवि अपने विचार व्यक्त करता है। इन पदों में हम बाद में आज हमारे साथ डॉक्टर आलोक गुप्त जी हैं, ओम प्रकाश गुप्त जी, जो आंसू पर आप सभी को विशेष रूप से रस दर्शन करवाएंगे, आंसू का परिचय देंगे, इनके पदों को इनकी छायावाद के संबंधी रचनाओं के रूप में। और इन सब चीज़ों को देखते हुए सर आंसू का जो सार तत्व है, जो प्रेम का परिणाम वेदना में ही फलित होता है, जिससे करुणा के आंसू विश्व जीवन को प्रभाती हिमकणों के समान सरस बनाते हैं। तो इस प्रकार आंसू एक छायावाद की रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना, और जो स्वयं छायावाद के प्रवर्तक भी रहे हैं। छायावाद के कितने लक्षण इसमें मिलते हैं। आंसू, जैसा कि हमने इन भूमिका में कुछ देखा कि आंसू क्या है, एक प्रेम काव्य है, एक वेदना का काव्य है। और इस आंसू में, इस आंसू का आलंबन क्या है, इसमें रूप का, नायिका के प्रियतमा के रूप का सौंदर्य क्या है, और क्या इसी सौंदर्य के द्वारा कवि छला गया है, और कवि का विश्वास जो है वह वेदना और दर्शन बनता है, और अंत में क्या कवि की व्यक्तिगत वेदना समष्टि की, सारे संसार की वेदना बनता है। आंसू वरदान है या अभिशाप है, ये देखेंगे। लौकिक और अलौकिक आलंबन की बात भी करेंगे। आंसू के काव्य रूप को लेकर भी सर चर्चा करेंगे, और इसके कला पक्ष की बात, प्रतीकों की बात, भाषा की बात, और अंत में कि कामायनी जयशंकर प्रसाद का ही नहीं, छायावाद का सबसे श्रेष्ठ काव्य और छायावाद की संभवतः अंतिम रचना 1935 में प्रकाशित हुई थी, कामायनी महाकाव्य। तो क्या यह आंसू का कुछ संकेत कामायनी की तरफ हमें ले जाता है? ये बहुत सी चीज़ें हैं
आंसू की रचना प्रक्रिया में, और इन्हीं सब बातों को लेकर मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर इस रचना पर आप कुछ बातें बताएं। मित्रों, डॉक्टर रामशंकर जी ने आंसू के हार्द को, उसके मर्म को आपके सामने खोलने की कोशिश की, और कथ्य की दृष्टि से या संवेदना की दृष्टि से आंसू का पूरा जो ढांचा है और किस तरह कथ्य क्रमिक रूप से आगे विकसित होता है, ये सारी बातें बहुत ही संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत की। जैसा कि आपने बताया कि आंसू छायावाद की एक उत्तम रचना है, एक श्रेष्ठ कृति है। थोड़ी सी भूमिका छायावाद की मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप पढ़ते होंगे कि सन 1920 के आसपास, या कहें सन 1918 से 20 के आसपास हिंदी कविता में एक नई चेतना, एक नई शैली, एक नई भाषा का जन्म होता है, और उस नई भाषा को, नई चेतना को हम छायावाद के नाम से जानते हैं। छायावाद से पहले द्विवेदी युग था, जिसमें सामाजिक आदर्श, सामाजिक सुधार, उनका कहीं पर अतिरेक भी था। शैली इतिवृत्तात्मक थी, वर्णनात्मक थी, और कविता एक स्थूलता की तरफ जो बढ़ रही थी, उससे परे हटकर या उसकी प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद ने एक नई भावभूमि को तलाशने की कोशिश की। और जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं एक वाक्य में कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सामाजिक स्थूलता के प्रति अंतर्मन के सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने में छायावाद की सफलता है। छायावाद को लेकर कई परिभाषाएं दी गई, लेकिन हम दो परिभाषाओं को लेंगे जो स्वयं प्रसाद जी ने दी है एक परिभाषा, और महादेव वर्मा ने दी है। आप जानते हैं कि छायावादी कविता के 4 बड़े स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। प्रसाद जी छायावाद की व्याख्या करते हुए एक बहुत ही महत्व की बात करते हैं कि बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से पुकारा गया। तो वेदना की अनुभूति और अपनी वेदना की अनुभूति की अभिव्यक्ति से छायावाद की कविता का आरंभ होता है, और जो हमको आंसू में बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। महादेवी वर्मा भी इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर कहती हैं कि सृष्टि के बाह्याकार पर जब इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अंतर की अभिव्यक्ति के लिए रो उठा, स्वच्छंद छंद में चित्रित उस मानव अनुभूतियों का नाम ही छायावाद कहलाया। तो देखिए, दोनों कवि जो हैं वो अंतर की अनुभूति, और अंतर की अनुभूतियों में विशेषतः अंतर की पीड़ा की बात करते हैं, जो हमको छायावाद में देखने को मिलता है। छायावादी कविता पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का प्रभाव भी है। यहाँ प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य, ये 3 चीज़ें केंद्र में हैं। कई आलोचक कहते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण ही छायावाद है। कई आलोचक प्रकृति में ईश्वर के भावों का आरोपण बतलाकर रहस्यवाद को भी छायावाद के एक अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। आप देखते हैं कि महादेवी वर्मा की कविता में जो अनुभूतियां हैं वो अज्ञात प्रियतम से जुड़ी हुई हैं, और वहाँ पर हमको एक रहस्यवादी चेतना का अनुभव होने लगता है। मित्रों, छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय भी अधिकांश लोग प्रसाद जी को देते हैं। उनकी प्रारंभिक रचना झरना में हमको सबसे पहले छायावाद के चिन्ह दिखाई देते हैं, और उसके बाद आंसू में ये छायावादी चेतना अपनी पूरी गति के साथ, पूरे वेग के साथ फूटती हुई दिखाई देती है। और इसलिए आप देखिए कि आंसू का प्रकाशन छायावाद की दृष्टि से एक महत्व की घटना बन जाती है। आंसू
प्रसाद जी की काव्य यात्रा का, और प्रसाद जी ही नहीं, हिंदी की काव्य यात्रा का एक नया मोड़ बनकर सामने आता है। यह प्रेम और प्रेम से उत्पन्न वेदना के उदात्तीकरण का काव्य है। आंसू में कवि के अंतर की अनुभूति, कवि के अंतर की पीड़ा एक अश्रुमय रूप लेकर हमारे सामने आती है। आलोचक इसे एक उत्कृष्ट विरह काव्य की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि विरह दग्ध हृदय के उद्गारों की अभिव्यक्ति हमको आंसू में देखने को मिलती है। कवि के मन में, कवि के मानस में जो अतीत की स्मृतियाँ थीं और जो उसके भीतर एक बादल की तरह छा गई थीं, वे बुरे दिनों में, दुर्दिन में आंसू बनकर प्रकट होती हैं। एक कैसी स्वाभाविक प्रक्रिया को भी कवि ने अपनी इस कविता में व्यक्त किया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। देखिए, पीड़ा के लिए जो विशेषण है घनीभूत पीड़ा, जो बादल की तरह वो मन के आकाश में एकदम जम गई है, वह पीड़ा दुर्दिन में आंसू बनकर अभिव्यक्त होती है। तो इसलिए एक बात तो स्पष्ट है कि जो आंसू है वो पीड़ा की अश्रुमयी अभिव्यक्ति का काव्य है। आप देखते हैं कि कवि अतीत की बात करता है। अतीत की जो सुखद स्मृतियां हैं वो अब दुखदाई बन जाती हैं। आप देखेंगे कि आंसू से पहले कवि ने प्रेम पथिक नाम की रचना लिखी थी, और वहाँ पर भी कवि अतीत की बात अपने प्रियतम को संबोधित करके लिखता है। और वे पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि शुभे